Hello friends, today in this video we will solve and discuss the question paper of APO and AWO of 70% LDC examination of Southeastern Railway. The exam was held on 4 September 2021. Questions are hard and moderate. The paper has based on lots of fact and railway board RB letters. Very deep knowledge is required to solve this paper, so let's start the process of increasing knowledge. In part 1 we solve the 32 questions. Now we will discuss and solve rest of the paper. तो चलिए हम और आप मिलकर अपने ज्ञान को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं और इस पेपर को देखते हैं। इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लम्प सम इंसेंटिव नाउ फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन ऑफ पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर और इक्विवेलेंट। तो हमने जो इसका आंसर किया था वो ऑप्शन बी 25,000 था। ठीक है, पीजी डिग्री और डिप्लोमा के जो कोर्सेज होते हैं और जो 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं उनके लिए 25,000 रुपये दिए जाते हैं। पीएचडी के जो या उसके इक्विवेलेंट जो ये होते हैं उनके लिए 30,000 रुपये यानी कि 30,000 दिए जाते हैं और 20,000 रुपये भी दिए जाते हैं जो पीजी डिग्री और डिप्लोमा के लिए जो 1 साल से कम के लिए होते हैं। फिर 15,000 रुपये भी हैं जो डिग्री और डिप्लोमा जिनका ड्यूरेशन जो है वो 3 साल या उससे अधिक के लिए है, लेकिन डिग्री और डिप्लोमा के लिए। तो ये बन जाता है हमारा ऑप्शन D/D, डिग्री एंड डिप्लोमा। यहाँ पे जो ऑप्शन ये है वो बन जाएगा PhD। ओके, बाकी जो 20,000 वाला है भी वो भी पीजी एंड डिग्री एंड डिप्लोमा है पर लेस देन वाला है। ठीक है, नॉट मोर देन वाला, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्टेपिंग अप ऑफ पे। ऑप्शन ए है वेयर द जूनियर एंड सीनियर आर इन द सेम कैडर एंड द पोस्ट एंड लेवल ऑफ बोथ हायर एंड लोअर पोस्ट आर आइडेंटिकल। बी द सीनियर शुड हैव बीन ड्रॉइंग इक्वल और मोर पे इन द लोअर पोस्ट। C. The anomaly should be directly as a result of FR 22(1)(a)(1). D. The stepping up is admissible more than once with reference to more than one junior. यहाँ पे जो ऑप्शन C है ये सही होगा। FR 22C के आधार पर अगर वेतन का निर्धारण किया जाता तो ये एनोमली नहीं होती है। यानी कि अगर FR 22C होते हैं, यानी कि अगर ये इनको हटा देते और C होता तो चारों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे C होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। HRMS is designed and monitored by A. Railway Board, C. CRIS,
बी क्रीज, सी जोनल रेलवे एंड डी इज रेलटेल। तो हमने HRMS पे काफ़ी कुछ पढ़ा था, हमने आर्टिकल्स भी बनाए थे और इस पे एक वीडियो भी है जिसका लिंक आपको इसके आइकॉन बटन में दे दिया जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट है, ये क्रीज का काम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ESS which is a part of HRMS deals with A. Online pass, B. Settlement, C. Self grievance of employee या employees, D. Database। चलिए मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन ESS क्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ESS जो है एम्प्लॉयमेंट सेल्फ सर्विस है, मॉड्यूल है जो एनेबल करता है रेलवे एम्प्लॉय को टू इंटरेक्ट विद द वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ HRMS इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ डेटा। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। चलिए ये आपके लिए छोड़ते हैं ताकि वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं हो, टू साइड कम्युनिकेशन हो, ताकि आपको भी इसके बारे में पढ़ने और समझने का मौका मिले। आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं HRMS आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम इस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि HRMS कैसे और कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। इन टर्म ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टर्म्ड एज ए इंजुरी, disablement arising out of and in the course of employment would compensation claim arise for an employee within 6 months service। ऑप्शन ए है which result in disablement for a period not exceeding 3 days, B which is attributable to influence of drink and drug, which is disobedience to any rule, frame and device provided to source the safety of the workman, D work contract may increase specified as an occupational disease। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रशासन हर्जाना के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जो ऐसा है कंडीशन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी मामले की परिभाषा में आघात या क्षमता आती है, तो नियुक्ति के दौरान 6 माह की सेवा में क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है जो 3 दिन से अधिक की अवधि के लिए क्षमता के परिणाम होता है, बी है जो ड्रिंक के प्रभाव से आरोपित होता है, सी है जो कि ऐसे उपकरणों के से सावधानी के लिए बनाए गए नियमों की अवहेलना वर्कमैन द्वारा की गई है, और डी है जब किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया हो तो व्यावसायिक बीमारी निर्धारित हो। तो यहाँ है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें प्रशासन हटाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ऑप्शन तो हमने देख लिया। तो घाव के परिणाम स्वरूप जो असक्तता आती है वो पूरी हो न हो, आंशिक हो, 3 दिन में कमी हो, तो उसके लिए ऐसे दावा किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दुर्घटना के समय यदि कर्मी ने मदिरा या नशाखोरी का प्रभाव हो और चोट का सीधा कारण हो तो भी इसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा उसको। और यदि कर्मी द्वारा सुरक्षा जो नियम होते हैं जो सुनिश्चित बनाए गए हैं, विशेष रूप से दिए गए निर्देशों अथवा नियमों का जानबूझकर अवहेलना की गई है और सुरक्षा सावधानों का उपयोग नहीं किया गया है तो नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखते हैं। द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नीशियन
3 in track machine unit of engineering department is. तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, B2. The maximum age limit of disabled child for the purpose of availing CCL is dash years. तो बच्चे की जो उम्र होगी वो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी डिसेबल चाइल्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है मैक्सिमम मार्क ऑफ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन एंड सर्विस रेंडर्स इन नेशनल इवेंट, नेशनल जैम्बोरी इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रेलवे इवेंट्स for recruitment against a scout and guide quota according to RB 43/2010 is. Option A है 10, B 7, C 25 and D is 20. The right answer is A 10. marks. Okay. Question number 41 है for recruitment from open market to category in level 1 of the 7 CVC, a female candidate should be able to run for distance of 1000 meter in the PET examination in physical efficiency test. Okay. PET. Option A 5 minutes, B 4 minutes and 15 seconds and C is 5 minutes 40 seconds and D is none of these. यहाँ पे जैसे कि मैं बताता हूँ आपको क्रॉस कर देना चाहिए, ये इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, 5 मिनट्स में नहीं होगा और ये 2 बज गए हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। और ये जो होंगे ये मेल कैंडिडेट के लिए होंगे। ठीक है। should be able to run for distance of 1000 meters 4 minutes and 50 seconds for one chance for man, and female should be able to run a distance of 1000 meter in 5 minutes and 40 seconds in one chance. और दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि मेल के लिए जो है 35 kg 2 मिनट्स इन वन चांस ऑफ पुटिंग वेट विदाउट मतलब बिना रखे ही 100 मीटर्स दौड़ने पड़ेंगे, और फीमेल के लिए 20 kg वेट जो 100 मीटर के लिए जाएंगे और 2 मिनट का टाइम होगा उनके लिए। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कंडीशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम, और इसके लिए आरबी नंबर आप देख सकते हैं, आरबी नंबर जो है आरबी नंबर है 11/18 2018। तो ये देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है designation of IRHS doctor on posting to clinical post after attaining the age of 62 years is a consultant, B honorary consultant, C resident consultant and D is none of these. यहाँ पे हम ऑप्शन ए को ले सकते हैं, ठीक है, और ये आरबी नंबर 171/18 का एक ये है, जिसके हिसाब से एपेक्स बोर्ड लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं, स्केल जो उनका होता है वो प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑफ हेल्थ होते हैं, ठीक है। एचएजी के होते हैं चीफ कंसल्टेंट, एसएजी का होते हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड बिलो एसएजी होते हैं कंसल्टेंट। तो ये ऑप्शन है, तो इस हिसाब से 42 का ये होगा। प्रान नंबर जो है ये 12 डिजिट के होते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है
कि पान भी होता है, पान कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है ये 10 डिजिट के होते हैं, ठीक है। फिर पीपीएन भी होता है, पीपीएन जो होता है वो 10 डिजिट का होगा, नहीं सॉरी 16 डिजिट का होगा, ठीक है। ये परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर होता है जो हर रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है, जो पेंशन स्कीम जो है ना उसके अंदर है, ठीक है। और कहाँ गया पान, पान यहाँ पे है, ये 10 अंकों का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 पे चलते हैं। प्रमोशन कोटा इन जनरल सिलेक्शन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ गुड्स गार्ड इन लेवल 5 इज, तो ऑप्शन सी जो है ना ये सही है, 60% इज द राइट आंसर। इसके लिए आरबी नंबर 30/2018 सॉरी को देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ए रिटायर्ड एम्प्लॉय हुज रेसिडेंस इज नॉट विद इन द फॉलोइंग डिस्टेंस मे ऑफ द फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। A retired railway employee whose residence is not within the following distance may opt for fixed medical allowance। तो जो नहीं है उसमें फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा, तो 2.5 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों के लिए उनको मिलता है, ठीक है, जितना मैं इसको समझ पाया। आप बताइए आपको कैसा लगता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, फॉर सिलेक्शन इन ग्रुप बी सर्विस एंटिसिपेटेड वैकेंसी अप टू व्हाट पीरियड इज टेकन। ओके, तो मेरे ख्याल से ये 15 महीने हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, the base factor by which 6th CBC pay has been upgraded to 7th CBC pay is। देखिए ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। The 6th pay commission has suggested 1.8 as a fitment factor, and the 7th pay commission recommended a common fitment factor of 2.57, ठीक है, to be applied to all employee। तो यहाँ पे 6th पे कमीशन में 1.86 का ये था, और ये रिकमेंडेशन 7 CBC जो पे कमीशन था माथुर साहब की, उसने रिकमेंड किया था, ठीक है। यही कहना चाहता है सवाल, क्योंकि 1.86 से बढ़ा के इसको कर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को जो समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर बियॉन्ड 20 किलोमीटर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे इज एडमिसेबल एज कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। तो 80% रिलेवेंट मंथ का मिलेगा, ठीक है। पिछले महीने अगर आपका ट्रांसफर होता है तो पिछले महीने का जो पेमेंट है उसका 80% आपको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगा। तो कि 75% मिलेगा, 75% मिलेगा। तो हम ऑप्शन सी को देखते हैं, यही आंसर सही होना चाहिए। 80% नहीं मिलेगा, 75% मिलेगा, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ, आप बताइए कि इसमें क्या होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं।
तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यही सही आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग EWS कोटा इज अपॉइंटेड। तो ये 10% रिजर्वेशन आउट ऑफ अनरिजर्व वैकेंसीज इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। एज पर 7 CBC IRHS doctor can draw maximum pay including NPA of 2,37,500 रुपीज़, 2,37,500 रुपये वो अधिकतम ले सकते हैं। यही सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 है द ILTC स्कीम कैन अवेल्ड बाय रेलवे एम्प्लॉय। तो उनको जो चांस मिलता है 1 in 3 ईयर्स का ब्लॉक जो होता है ना, वो होता है। जैसे अभी चल रहा है 2018 से 21 का ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक होता है 3 साल का, तो उसमें लिया जा सकता है। इसके लिए आप RB नंबर 95/2000 नहीं 2020 देख सकते हैं आप, क्योंकि 2000 कहाँ से, अभी तो हाल में तो अनाउंस किया था इनको, ठीक है। ये होगा इसके अंदर। फिर एक और होगा जो आपको देखने चाहिए, वो है 130/2018 वाला, ठीक है, क्योंकि 18 में स्टार्ट हुआ है। तो ये 2 आपके देखने लायक RB नंबर्स हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 52। ओके, under the best among the fail scheme on group B examination the qualifying marks are। तो देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 60% अगर ग्रुप बी के एग्जामिनेशन का परसेंटेज है 60% आना चाहिए, तो इनको चाहिए 20% बेस्ट अमंग वाले को, ठीक है। अगर इनको ये करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा ना, वो सही होगा, क्योंकि 1/3 ऑफ नॉर्मल मार्क, 1/3 ऑफ नॉर्मल मार्क अगर कहते हैं ऑप्शन को, तो ये आ जाएंगे 20 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमको सेटिस्फाई कर देगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। In non-safety category, based among fail scheme is introduced by board letter number so and so in 1974. However, the scheme has been modified in the year 1989, and states who obtain 20% mark in each written test via report and service, and 20% aggregate, and who get highest mark are the promoted ad hoc basis on the period of 6 months। ठीक है। तो जनरल स्टैंडर्ड जो है वो 60% के हैं, रिलैक्स स्टैंडर्ड जो होते हैं 50% के हैं, और बेस्ट अमंग जो होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा 20% होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। 1 CCL कैन बी सैंक्शनड टू सिंगल मेल एम्प्लॉय टू लुक आफ्टर हिज चाइल्ड, his only child whose age is 10 years, and B statement number 2, CCL can be sanctioned for a period less than the 5 days in a time। तो मेरे हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि जो चाइल्ड का एज है वो आपको पता है 18 साल, और अगर डिसेबल है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। ये है CCL कैन बी सैंक्शन पीरियड लेस देन द 5 days इन ए टाइम, तो नॉट लेस देन द 5 days है। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। ए रेवन्यू सर्वेंट हु इज कोहैबिटेंट
of a COVID-19 patient is eligible for under special guideline regarding leave as per the railway board. स्पेशल CL जो है ना, SCL मतलब स्पेशल कैजुअल लीव जिसको बोलते हैं, स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव SCL दिया जाएगा। ठीक है। रेलवे बोर्ड ने एक क्वारंटाइन नियम को जारी करने के मतलब लोगों को देने के लिए 3/9/2020 को एक लेटर जारी किया था, जिसके आधार पे ये क्वेश्चन मुझे लगता है दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। Where railway servants are required to perform split duty, such duties shall be subject to the condition that the spells of duty shall not exceed 3 times and the number of breaks will be limited in 2। तो जो सेटिस्फाइड करता है इस क्वेश्चन का आंसर वो मुझे ए करता है, क्योंकि 3 स्पेल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 2 ब्रेक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करते हैं। विच जुडिशियल बॉडी हैज द पावर टू डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग HOER एंड गिव्स द फाइनल डिसीजन ऑन द सेम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी मुझे लग रहा है कि रीजनल लेबर कमिश्नर जो होता है ना, ये सही है। ठीक है, इसका HOER की डिस्प्यूट से रिलेशन है इनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। इफ 2 railway staff occupying different quarters at the same station marry each other, then one of them to surrender the quarter within 1 month of the marriage। ठीक है, ये इस तरह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Consider the following 2 statements and choose the right option. Out of turn works, work that are to be undertaken during a year provided neither in the sanctioned works in the current year nor include in the sanctioned works of previous years। तो ये जो है आउट ऑफ टर्न की जो है ना, ये डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट नंबर 2, फंड प्रोवाइडेड फॉर OOT यानी कि आउट ऑफ टर्न वर्क शुड बी ड्यूली रीअप्रोप्रिएट विद इन द सेम प्लान हेड फ्रॉम आइटमजाइज्ड वर्क। ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएट वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको देखना और समझना चाहिए। ये इसका जो अधिकार है ना, ये अलग अलग स्तरों पे अलग अलग है, लेकिन ये आउट ऑफ टर्न के लिए मेरे ख्याल से रेलवे बोर्ड के पास है। ठीक है, जब किसी अमाउंट को या जो प्लान हेड के अंदर जो वर्क होते हैं उनको रीअप्रोप्रिएट किया जाता है, तो किसी एक सेम सेल लेके दूसरे को दिया जाता है। तो मेरा एडवाइस इसमें ये है कि मॉडल एसओपी जो है, सॉरी, मॉडल एसओपी को आप देख सकते हैं, उसमें इसका जिक्र होगा मेरे ख्याल से 2018 का जो मॉडल एसओपी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता क्या है, मुझे यही आंसर है एक्चुअली। मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग है तो माफ़ करना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। रूल 3A ऑफ द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 डील्स विथ। तो ये जो है वो प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी का मामला है, तो ये हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है द रूल अगेंस्ट बाइगेमी कम्स रूल्स अंडर 21 ऑफ द कंडक्ट रूल, क्योंकि वैवाहिक से रिलेटेड जो मैरिज से रिलेटेड जो हैं वो यही है, तो हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, 22 तो आपको पता है ये नशीले पदार्थों का सेवन से है, और 21 जो है वो
किससे है आप बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, 14 ईयर्स के जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनको रोजगार पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 को डिस्कस करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। और स्टेटमेंट नंबर 1, ए सिलेक्शन कैन बी कैंसिल्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ये सिलेक्शन कैन बी कैंसिल्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ओके, तो ये सही बात है, अगर ये करते हैं तो कर सकते हैं रिजल्ट को। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, इफ selection is cancelled after declaration of result in the mandatory to give notice to the candidate declared selected। तो ये मुझे लगता है ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इसके लिए जो आरबी नंबर आप देख सकते हैं 192 बाय 2019। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो एपीयू की तैयारी कर रहे हैं और डब्ल्यूएलआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो मैं आरबी नंबर बता रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आप एम्फेसाइज करते हैं और भी चैप्टरों के बारे में एम्फेसाइज करें, तो मेरा एक एडवाइस है कि ये जो कंडक्ट रूल है ना, सर्विस कंडक्ट रूल, इसके हर पार्ट को हर बार सप्ताह में दो बार कम से कम आपको रीड करने चाहिए ताकि आपके माइंड में ये बना रहे। तो एम्फेसाइज मैं करता हूँ, इसे जोर देता हूँ कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 को बार बार पढ़ें। इससे भी 2 क्वेश्चन तो रहते हैं जैसे यहाँ पे आपने देखा है। ठीक है, तो आगे भी रहेंगे, लेकिन जब मैं आरबी नंबर आपको बताता हूँ तो आप उसे चाहे तो प्रिंट कर लें, आप चाहें तो उसे मोबाइल में सेव कर लें, आप जैसे आपको डेस्कटॉप पे रखना है रखें, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्शन स्लिप आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, उसके साथ इस आरबी नंबर के साथ एक करेक्शन स्लिप आया हुआ जिसके अनुसार जो पैरा नंबर 228 जो पैरा नंबर है, जो आईआरएम वॉल्यूम 2 का पार्ट है, उसके अंदर उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि वेयर एनी सिलेक्शन इज कैंसिल्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ओइंग टू procedural irregularities or malpractices, due notice should be given to the candidate who have been declared selected। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये मामला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि मैंने सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। एज ऑन 30th November 2009 the basic plus GP of an employee in pay band 1 was 21,000. He was unauthorized absent during 1st December 2009 to 15 June 2010. Thereafter he joined on 16th June 2010 and was present on 1st July 2010. ये कंडीशन है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा के बताया। और स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ही वॉज एलिजिबल फॉर नेक्स्ट ड्यू इंक्रीमेंट एंड हिज नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट वॉज 1st July 2010. His date of increment postponed by the period of absent. तो आपने ये स्टेटमेंट को देखा और इसके अंदर बहुत ही क्लियरली लिखा है आपके इसमें। ठीक है, इसको मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। दिनांक 30 नवंबर 2009 को
पे बैंड में कर्मचारी का बेसिक पे और जीपी 21,000 था, वह दिनांक 1 दिसंबर 2009 में 9 से 15 जून 2010 की अवधि के बीच अपराधिकृत रूप से अनुपस्थित था। इसके बाद वह 16 जून 2010 को ज्वाइन किया और 1/7/2010 को भी उपस्थित था। वह अगले देय वेतन का हकदार था और उसका अगला वेतन वृद्धि तारीख 1/7/2010 था। वह अनुपस्थित हुआ, उस अवधि तक उसका वेतन वृद्धि स्थगित था। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें और समझें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। IFSC एक्सपेंड एज ए, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि IFSC जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंड करने पे जो आएगा ऑप्शन सी जो सिस्टम से रिलेटेड है ये सही होगा। ठीक है, IFSC जो होता है वो 11 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो फंड ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए हेल्प करता है। ये उसी तरह है जैसे NEFT होता है, NEFT होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS भी होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एक माइक्रो कोड भी होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो चेक वगैरह को पास करने में काम आता है, जो सिंपली टू सिंप्लाई द, ये जो मैंने वर्ड्स बताए वो बहुत ही सिंप्लीफाई द वर्क एंड बैंक अप्लाई टू मेथड ऑफ माइकर, तो ये सब बहुत ही इजी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पेनल्टी रियलाइज बाय द TTE इज नोन एज एम, तो जो TTE पेनल्टी लगाते हैं जब आप ट्रेन में चढ़ जाते हैं और फिर आपको प्रॉपर टिकट नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो एक्सेस फेयर के रूप में उनका वो करते हैं, एक्सेस फेयर टिकट जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और बात है कि प्लेटफॉर्म टिकट जो होते हैं ना, प्लेटफॉर्म टिकट, इसकी वैलिडिटी कितनी देर कितनी अवधि के लिए होता है, कौन जानता है? चलो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए एक और देखते हैं, IRFA एक्सपेंड एज ए एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 जो है ना, अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, IRFA। तो यहाँ पे आपने 2 एक्सपेंशन देखा है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जिनकी विजिलेंस की एग्जामिनेशन है वो इस तरह के वर्ड्स जो है इन पे आप गौर करें। इस तरह के क्वेश्चन अगर हैं तो आप देखें, और आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं उसके वर्ड्स ज़्यादा देखें, इससे 10 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, ये जो लोग पास किए हैं या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके बातचीत के आधार पे ये मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, GST एक्सपेंड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 67, हेड ऑफ द फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ऑन इंडियन रेलवेज इज प्रेजेंटली नोन एज ए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इंडियन रेलवेज होने की वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, PFA हो जाएगा। अगर इंडियन रेलवे बोर्ड होता तो ये मेंबर ऑफ फाइनेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन थे, सॉरी सी होता। ठीक है, यहाँ पे सी होता, लेकिन अभी हमारा ऑप्शन PFA इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
68 रेलवे अकाउंट्स आर क्लोज्ड मंथली, हाफ-ईयरली, क्वार्टरली एंड ईयरली। चलो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ के आप कमेंट करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 द कैंसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब इन विच रूल्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ओके, तो राइट आंसर इज ए 21, ठीक है। 22 में जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड है या एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। 23 में है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स होता है और 24 में है कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप अगले एग्जाम के लिए इसे आप साइड कर लें और मैंने जो बताया उसे आप रख लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और जो परसेंटेज इसमें सेटिस्फाई करेगा वो इसके अंदर पुट डाउन करेंगे। अब देखते हैं 100% ऑफ द पीएफ बैलेंस कैन बी विथड्रॉन विद इन 1 ईयर रिटायरमेंट विदाउट असाइनिंग ए रीजन। तो 100% नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को डालते हैं। 60% पीएफ बैलेंस कैन बी, लेकिन 60% तो ऐसे ही मिल जाता, तो 1 ईयर रिटायरमेंट से नहीं होगा। 75%, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये 90% इज द राइट आंसर। 90% ऑफ द पीएफ बैलेंस कैन बी विड्रॉन विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट विदाउट असाइनिंग ए रीजन। तो यहाँ पे 90% ऑप्शन हमारा जो होगा ना ये सही होगा, ठीक है। चलिए 90% ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 71 को। अंडर विच डिमांड डज एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर। तो ये जी होता है ना, वो होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो कर सकते हैं। चलिए ये इसमें डिमांड नंबर जो 6 है ना, यहाँ पे ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वेगन्स वाला है मामला, ठीक है ना। तो ये बराबर है। इसमें भी एक मेरे ख्याल से इनका जो ऑप्शन जो है ना ये 47/2019 वाला या 2017 वाला आप देख लेना। इन दोनों में से 17 या 19 जो है ये मामला है, मेरे ख्याल से 19 वाला नहीं होगा, 17 वाला होगा। ये आरबी नंबर आप देख सकते हो, तो आपको इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं पीएफ से, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जिनका भी है वो प्लीज़ ये आरबी नंबर देखें एक बार और अपने नॉलेज को एनहांस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डीएनएस अलाउंस इज नॉट एलिजिबल। तो पहला है पीरियड ऑफ सस्पेंशन, बी पीरियड ऑफ स्टडी लीव, सी ज्वाइनिंग टाइम पीरियड एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए पीरियड ऑफ सस्पेंशन में है तो जो 50% उसको मिलता है उस पर फिर डी भी लगता है, तो ये तो सेटिस्फाइड होता है। पीरियड ऑफ स्टडी लीव में भी यही हालत है और ज्वाइनिंग पीरियड में भी, यानी कि नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन जो डी है ना ये सही होगा, यही इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। वेटिंग ड्यूटी अलाउंस इज पेड टू द रनिंग स्टाफ ड्यू टू डिटेंशन एट द स्टेशन ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द डैश और एक्सीडेंट आफ्टर दे हैव रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको क्या लगता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फ़ोन ना करें मुझे, और जो भी है व्हाट्सएप में कर दें। अगर मैं जवाब देता हूँ तो ठीक है, नहीं देता हूँ तो 2-4 दिन या हफ्ते दिन के अंदर फिर से आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल में हर किसी को जवाब देना संभव नहीं है। और जो भी मुझसे स्टडी मटेरियल की डिमांड करते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि railwayexam.in पे जाएं, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ पोस्ट करके रखा हुआ है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वहाँ जाएं। railwayexam.in का एक ब्लॉग साइट भी है जहाँ पे बहुत सारे एपीओ के क्वेश्चन और वेलफेयर के हैं, तो वहाँ भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो ट्राई कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 74 को सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ पीएफ बैलेंस शैल बी क्रेडिट विद इफेक्ट फ्रॉम डैश ऑफ द ईयर। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको इनको याद ही रखना चाहिए। एक्चुअली ऑप्शन जो डी है ना 30 मार्च इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 75 को देखते हैं। अंडर रूल 56 जे द क्राइटेरिया फॉर रिव्यू ऑफ सर्विस फॉर ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर इज। तो इसमें ऐसा है कि जो 50 जे है ना ये पहले से ही है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर 50 साल या 35 साल की सर्विस हो तो भी हो सकता है, और 55 साल और 35 साल की ग्रुप बी के लिए जो होता है ना वो भी होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये बहुत आर करेक्ट है, ठीक है। इसके लिए आरबी नंबर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए आरबी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। व्हाट इज द डेट ऑफ इंक्रीमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द एम्प्लॉय इन द 7 सीबीएसई कमीशन। तो देखिए 1 जुलाई को भी मिलता है और 1 जनवरी को मिलता है, इस हिसाब से हमारा आंसर इज द सी बोथ। ठीक है, ये कंडीशन से बैंड है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन के बारे में नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। 1 इन एसीपी स्कीम मैक्सिमम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वाज गिवन इन द एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे 3 नहीं मिलते थे, तो ये यहाँ मिलता था 12वें साल में और 24वें साल में मिलता था, तो उस हिसाब से ये 2 ही मिलते थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, इन एसीपी एम्प्लॉय पे ऑन अपग्रेडेशन वाज फिक्स्ड इन द नेक्स्ट पे लेवल इन द रेगुलर एवेन्यू ऑफ प्रमोशन। अब ये मामला ऐसा है कि ये भी मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑप्शन डी है। तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट में है वो इस क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, या डिटेल्स में अगर मुझे कुछ व्हाट्सएप करना चाहें तो ज़रूर करें, ठीक है। ठीक है, चलिए द क्वेश्चन नंबर 78 है। द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शुड बी रिव्यूड एंड काउंटर साइंड बाय द रिव्यूइंग अथॉरिटी ओरिजिनली विथिन डैश डेज ऑफ द रिसीप्ट फ्रॉम द रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78 का मेरे ख्याल से 30 दिन होना ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? 30 दिन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 ब्रेक इन सर्विस फॉर पार्टिसिपेशन इन द इलीगल स्ट्राइक में बी condemned बाय द प्रेसिडेंट। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 हाउ मेनी ईयर्स ऑफ रेलवे सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि PRCP। ठीक है, तो ये 20 साल है, ठीक है, अभी घट गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। अंडर RTI एक्ट द ग्राउंड फॉर कंप्लेंट कुड बी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के क्वेश्चन हो और ये ऑप्शन हो ना, तो आप अगर नहीं भी जानते तो अगर आप इनको राइट मारते हैं तो इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो इन जो स्टेटमेंट है उनको आप पैरामीटर्स पे जांचें, अपने नॉलेज के वो जांचें और उसके बाद ये आंसर दें। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि यार क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं, मुझे इसके अंदर 60% क्वालिफाइंग है और मैं 60% में नहीं पहुंच रहा हूं, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मेरा ट्रिक यही है कि आप ऑल ऑफ द एबव देखें और बिना सोचे समझे इसे करेक्ट कर सकते हैं, तभी भी ये आंसर सही है। और ये अपने नॉलेज के हिसाब से जो पूछ रहा है, बीइंग आस्क्ड टू पे अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फी,
ठीक है, या फिर बीइंग गिवन इनकम्प्लीट एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड एनी मैटर रिलेटिंग टू द रिक्वेस्टिंग एंड ऑप्टिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड। तो ये तीनों के अगेंस्ट वहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है, कंप्लेन का ग्राउंड बनता है। ठीक है, तो ये आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। इफ द इंटरेस्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन साउट फॉर द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन विल बी अंडर द RTI Act 2005। तो इसमें क्या है कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो 10 दिन बढ़ जाता है, 30 दिन से 10 दिन बढ़ाएंगे तो ये 40 दिन का ऑप्शन इज द राइट आंसर होंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर अगर मुझे मेरे पास अगर न्यूमेरिक पेन हो तो मैं इसको मैपिंग करूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन किस में काम आएगा, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारे चीज़ों का एक यहाँ पे मैपिंग करते तो ये काफ़ी अच्छा बेहतर वीडियो बन सकता था। ठीक है, जैसे कि अपील करने के लिए कितने दिन होते हैं, ये क्या होता है, तो फिर ये चलिए आगे देखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन। CCL can be sanctioned single male employee to look after his only child whose age is 10 years। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला मामला गलत हो जाएगा, ये भी मैंने बताया। फिर है CCL कैन बी सेंक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन द 5 days इन ए टाइम। तो ये वाला मामला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ आर फॉल्स, क्योंकि देखिए एक तो जो एज है वो 18 साल वाला है और 5 दिन से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 5 days एट ए टाइम। ठीक है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो लीव से जो है CCL पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन पेपर को देखने की वजह से। The minimum rate of substance allowance in case of a suspension pending inquiry has been given under which of the following legislation? Okay, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बी ट्रेड यूनियन एक्ट, सी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वो सी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इज द राइट आंसर। ये 1946 का एक एक्ट है जिसका होना चाहिए। ठीक है, और इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था 1982 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है। इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट देन हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू साइन द चार्जशीट? इट इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ओके, कोई और नहीं होगा, वही जारी कर सकता है। 85 राइट, यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इन हाउ मेनी केसेस कैन बी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय रेलवे सर्वेंट एक्ट एज ए डिफेंस काउंसिल एट ए टाइम? तो 7 कर सकता है। ठीक है, 7 केसेस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंपनसेट अलाउंस अप्लाई टू? ए वॉलंटरी रिटायरमेंट, नो ये नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन इज द रॉन्ग। एम्प्लॉय अवेटिंग कंपनसेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट, तो ये भी नहीं करेगा, उसमें भी नहीं दिया जाता है। एम्प्लॉय डिस्चार्ज ड्यू टू द मेडिकल रीजन, तो इसमें भी नहीं किया जाएगा। चलो छोड़ हटाओ, तो हमारा ऑप्शन ये बचता है एम्प्लॉय डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, तो वहाँ पे कंपनसेट अलाउंस मिलता है। ठीक है, अब आपको बताना है इसके बारे में आप और कितना जानते हैं। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 88 है। When the employee raised based against the inquiry officer, the paper should be put up to authority. तो रिवाइजनरी ऑथोरिटी जो होते हैं ना, उनको इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं।
तो रिवाइजरी अथॉरिटी को दिया जाएगा। इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो बी होगा। ठीक है, अगर किसी पे इंक्वायरी ऑफिसर पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई वो बायस्ड हो गए हैं तो फिर इस तरह की चीज़ होगी। चलिए, डीआर के क्वेश्चन को भी आप हल्के में मत लीजिए, और मेरा मानना है कि इसमें भी काफ़ी स्कोप है कि आप काफ़ी अच्छे से तैयारी करेंगे तो जो क्या बोल सकते हैं उनको, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके। तो आप उसके आर्टिकल्स को पढ़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय मैं आपको एडवाइस करूँगा आर्टिकल्स पढ़ें, उसका जो स्टेट में जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और देखिए चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इफ मोर देन 6 months have passed since imposition of punishment, who is empowered to undertake so motor revision of the same? A. DRM, B. PHOD, C. GM and D is railway board। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, और ये वन वे जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको टू वे बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा 2 लाइन पढ़ता हूँ आपके लिए। राष्ट्रपति या उनके द्वारा किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त कोई अधिकारी किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ कर सकता है, या वह प्रत्येक अनुशासनिक प्राधिकारी जो किसी रेल कर्मचारी पर नियम 6 में विनिर्दिष्ट शक्तियों में से कम एक शास्ति लगा सकता है, भी रेल कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका आंसर। ये एक छोटा स्टेटमेंट है जो मैंने कहीं से देखा था, तो वो आपके लिए पढ़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। इन टर्म ऑफ आरबी नंबर 106/18, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स recruitees can be given next out of turn promotion despite being in probation period by। तो मैंने जैसा कि आपको इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि ये काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, और काफ़ी मेहनत से बनाया गया क्वेश्चन है, तो इसे सम्मान देते हुए सॉल्व करें और अपने नॉलेज को एनहांस करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, फ्रेश रिक्रूटमेंट अगेंस्ट TSQ यानी कि टैलेंट स्काउटिंग कोटा जो होता है, ये इसके अंदर जो नई भर्तियाँ होती हैं ना, उसके अंदर इनको ये प्रोबेशन पीरियड में रहने के बाद भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए वैसे ये इस जो आरबी है उनको डाउनलोड करें, और आप भी देखें कि मैंने जो समझा वो सही है कि नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन को तो सबकी नज़र से नहीं देखना ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपको भी लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, डिस्कस करें। आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उनको डिस्कशन का मंच बनाएं, बेहतर होगा। चलिए सेक्शन बी के अंदर देखते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। ये फटाफट सॉल्व करते हैं, ये 1 घंटे का प्रोग्राम होने जा रहा है। व्हाट इज द टाइम पीरियड within which a male employee can apply against the verdict of the internal complaint committee? तो ये 90 डेज का होता है। ठीक है, ये 90 डेज जो है एक इम्पॉर्टेंट है। मैं यही बोल रहा था कि इसका मैपिंग ये यूँ भी कर सकते हैं कि 90 डेज के अंदर ही वुमेन जो एम्प्लॉय है जिनको ह्यूमिलेट किया गया है या फिर हरासमेंट किया गया है, वो भी कंप्लेंट कमेटी के सामने लिखित आवेदन दे सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि ये मैपिंग करना ज़रूरी है। ये जो डेज हैं ये कब हम कैसे इनको फटाफट क्रॉस कर सकते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट होता, पर संसाधनों की कमी की वजह से हम उस तरह के वीडियोज़ नहीं बना सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स वेयर फ्रेम इन द ईयर 1966 विच एम्बॉडी ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डू नॉट गाइडिंग द conduct and behavior of railway servants, indicate the rule under which of the following prohibited to do by a railway servant. A. No railway servant shall bring
or attempt to bring any political or other influence to bear up on any superior authority to further interests pertaining to his service under the government। तो ये जो है ये रूल नंबर 20 है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आगे भी आया, जो मैंने कहा था कि कंडक्ट रूल 1966 को आपको बार बार देखना चाहिए, सप्ताह में 2 दिन तो पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे लगता है रूल नंबर 20 हो गया। अगर एक भी आपको पता है इन दोनों स्टेटमेंट में तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए, रेलवे सर्वेंट इन prohibited from exercising his position or influence directly indirectly to secure the employment for any member of his family in any private company or firms। तो ये 4 नंबर पे है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सी है ना, ये सही है, ठीक है। अब बच जाते हैं 12, ठीक है। 12 जो है वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। 21 तो बता ही दिया कि विवाह से प्रतिबंध है, यानी बैगमी नहीं हो सकती है, यानी दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं या फिर विदेशियों से नहीं कर सकते हैं। 6 और 8 जो है वो 6 जो है एसोसिएशन में जाने से है, और 8 जो है प्रेस और मीडिया से संबंध रखने पे आपको रिलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। द मार्क्स असेसमेंट ब्रेकअप फॉर कल्चरल कोटा रिक्वायरमेंट इज। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि 100 नंबर का है, आपको पता ही है, जिसमें से 50 नंबर जो है वो 50% जो है ये रखे गए हैं रिटन के लिए, 35% जो है वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, जब आप कल्चरल कोटा में जाते हैं तो आप बताएंगे कि कैसा है। इसके अलावा टेस्टिमोनियल और प्राइजेस जो हैं, आप जैसे कि आपके पास कौन से अवार्ड हैं उसके लिए 15 नंबर हैं। तो ये एक्चुअली पूरा मामला ये है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस स्टेटमेंट को जो सेटिस्फाइड करता है वो ऑप्शन बी है। तो हमारा 93 का आंसर बी होगा, ठीक है। एनी डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इंडिकेट विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज: गेट कीपर्स ऑन लेवल क्रॉसिंग, सिग्नल इंस्पेक्टर्स एंड जूनियर क्लर्क्स। तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क का तो C1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब बच जाता है ये, तो सिग्नल इंस्पेक्टर भी ये है, और गेट कीपर जो है ना वो दोनों के मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। तो इस हिसाब से हमारा B तो सही हो जाएगा और A गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे होगा वो B हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मेडिकल कैटेगराइजेशन? A. Medical categorized employee have to provide alternate employment as far as possible in their department। ये एकदम सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। Until alternate employment is provided, the categorized employee are kept in the superior post। ये भी सही है। एक कमिटी ऑफ ऑफिसर इंक्लूडिंग मेडिकल ऑफिसर हैव टू डिसाइड द अल्टरनेट पोस्ट अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉय। तो ये भी सही है। तो जैसे कि मैंने ये लास्ट आपको क्वेश्चन के अंदर एक बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऑल ऑफ द वो मारेंगे, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये आने वाले टाइम में इसको कड़ाई से रेलवे के अधिकारी जब क्वेश्चन सेट करेंगे तो ये देखेंगे कि आपको इनमें से कोई स्टेटमेंट में शक हो और ये आप ये नहीं मार सकें, मतलब ऑप्शन को चूज नहीं कर सके। हमारे जो लैंग्वेज है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम ऑप्शन को जो चूज करेंगे वो हमारा डी आंसर होगा। लेकिन अगर आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की कसौटियों पर आपको जांच किया जाएगा, इसलिए आपके अपने नॉलेज को एनहांस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। रिलीफ इन डिस्ट्रेस बेनिफिट फ्रॉम SBF इज एलिजिबल फॉर। तो एक आरबी नंबर आया था वहाँ पे, ये फिर ये जैसे कि मैंने ऊपर वाला बताया उसके हिसाब से ये गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके अंदर आरबी नंबर अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टाफ इन द पे ग्रेड 46 एंड बिलो, ये रिलीफ इन डिस्ट्रेस बेनिफिट है, ठीक है। ये एक पॉइंट आउट किया गया है, उसके अंदर है। इसका आरबी नंबर मुझे ध्यान नहीं है, पर अगर आप ये मास्टर सर्कुलर नंबर 4 को देखेंगे, MC 4 को देखेंगे और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ना
जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का, उसके अंदर ये रिलीफ एंड स्ट्रेस बेनिफिट के लिए जो डिस्ट्रेस बेनिफिट के लिए जो दिया गया है, तो उसके अंदर ये सेंटेंस उसके अंदर डाला गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट फंड के लिए काम कर रहे हैं तो उनके पास जो नॉलेज होगा तो वो हमारे साथ शेयर करें, मतलब हमारे साथ कहने का मतलब यूट्यूब पे शेयर करें और वहाँ पे कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज, तो मिनिमम जो है वो 3 साल का है और मैक्सिमम जो है वो 8 साल का है। ये इसके लिए एक आरबी नंबर भी जारी किया गया था। आरबी नंबर नहीं कह सकते हैं उनको, आप नोटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर के लिए आप देख सकते हैं, वहाँ पे उनका जिक्र किया गया है। ये आरबी नंबर नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर के लिए जो इंस्ट्रक्शन आते हैं, मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप जब भी ऑफिस में खाली बैठे या फिर आप जहाँ भी काम करते हैं, जब भी मौका मिले आप अपने डिवीज़न, अपने जोन, अपने इसके रेलवे बोर्ड के साइट जो हैं उनके ऊपर आप थोड़ा विजिट करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ऐसा हमारे शिव कुमार सर जी का भी कहना था और मैं भी आपको उसी संदर्भ में इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। तो जो है ये हमारा जो रेलवे वर्कशॉप स्टाफ होता है ना, वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर which of the following is not included under the definition of wage given under the payment of wage act 1936। तो ये ग्रेजुएटी को नहीं किया जाता। ये पिछले एग्जाम में भी आया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी वेलफेयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो अभी गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड इन द कोविड पैंडेमिक वाज। ठीक है, ऑप्शन ए पेबल टू ऑल एलिजिबल, ये बात तो सही लगता है मुझे। ऑप्शन बी है पेबल टू ओनली डिसेबल्ड एम्प्लॉय, तो डिसेबल एम्प्लॉय को तो बुलाया ही नहीं गया था, बोले थे आप घर पे काम करो यार, तो उनको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये मुझे गलत लग रहा है। पेबल टू ओनली दोज परमिटेड टू वर्क फ्रॉम होम, तो अगर वर्क फ्रॉम होम है और अगर पूरे महीने कैलेंडर यानी कि कैलेंडर मंथ बोलते हैं इसको, पूरे महीने अगर घर पे हैं तो फिर आपको फिर वो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। नॉट पेबल टू एनीवन, तो ये भी गलत है, उनको दिया गया है जिन्होंने ये काम किया है। तो हमारा जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसके लिए जो मुझे लगता है आरबी नंबर 104/2020 देख सकते हैं, 104/2020। ठीक है, तो ये इसको आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी रहेगा। चलिए सेक्शन नंबर हम सी पे आ गए हैं, यानी कि राजभाषा पे आ गए हैं और इसे फटाक से सॉल्व करते हैं। ये 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो बन चुका है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 343(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ऑथराइज यूज ऑफ हिंदी इन एडिशन इंग्लिश। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये स्टेटमेंट ही सही है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखें। तो इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज एनेक्टेड इन 20 May 1963, ये सही है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इंडिया हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन ABC। तो ये गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि 1976 के जो रूल्स हैं ना उनके आधार पे इंडिया को डिवाइड किया गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है, यानी कि ये गलत लग रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। 1 इज करेक्ट, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Which part and articles of the Indian Constitution are related of language used in legislature of a state? तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो है 210 वाला, तो इस हिसाब से ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि भाग 5
पार्ट 6 है या फिर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि ये पार्ट 6 एंड आर्टिकल 220 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, एम्प्लॉय सेल डीम्ड टू पासेस प्रोफेसी इन हिंदी इफ। तो आप यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट को पढ़ें और देखते हैं। पास्ट द मेट्रिकुलेशन और एनी इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज द मीडियम। बी हैज टेकन हिंदी एज ए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट in the degree examination, and C declare himself to possess proficiency in Hindi in the prescribed form। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है ना ये सही है आपको प्रवीणता घोषित करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन हिंदी का है पर इंग्लिश में अवेलेबल है, तो हम इंग्लिश में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों को कमेंट आ सकते हैं कि आप कम से कम हिंदी तो हिंदी में करते हैं, क्योंकि मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करके टाइप करना पड़ता है, इसलिए छोड़ो हटाओ, आप इसे इंग्लिश में होने के बाद भी हिंदी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 105 है, विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 स्टेट दैट हिंदी मीन्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो सेक्शन 2B सही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं। अंडर इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड मीन्स रेलवे बोर्ड, एलिजिबिलिटी इज फॉर यूज ऑफ हिंदी इन मिनिमम डैश % of their official work by those with other than Hindi as mother tongue। ऑप्शन ए 35%, B 40%, C 50% एंड D is 75%। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए मैं इसको भी ओपन करता हूँ सभी लोगों के लिए ताकि वो कमेंट कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवार्ड रुपीज इतना फॉर पासिंग हिंदी टाइपिंग विथ 90% एंड मोर बट लेस देन 95% इज 800 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे अमाउंट को एक बार जांच कर लेना। ठीक है, मैपिंग के आधार पे। ठीक है, ये इसको काट दो आप, तो ये दो ऑप्शन बचेंगे। तो 90 to 95% के लिए जो है वो 800 है, 95 to 96% के लिए इतना है, और 96 से लेके 100 तक के लिए 2400 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये तो हुआ हिंदी टाइपिंग और आंसू लिपिक यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए भी यही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको एक जगह लिख के रख लेनी चाहिए। हिंदी टंग का क्या आंसू लिखित परीक्षा पास करने पर मिलने वाली जो पुरस्कार की राशि है 90 to 94% के बीच में जो है वो 800 रुपीज़ है, 95 to 96 के बीच में जो है वो 1600 रुपीज़ है, एंड 96 to 100 के बीच में 2400 रुपीज़ है, यानी 2400 रुपये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। Of the following, the prepare of GOI, Government of India, annual program for implementation of official language राजभाषा। तो ये करती है डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी करती है। यहाँ पे ऑप्शन है हिंदी सलाहकार समिति, बी हिंदी केंद्रीय समिति, सी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है जो ये है डिपार्टमेंट वो जो है वो होम ऑन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो मिनिस्ट्री है वो होम की, तो यही वही जाँच करती है। ठीक है, इस प्रोग्राम को बनाती है और वो मॉनिटराइज भी करती है। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट, राजभाषा दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये हर एग्जाम में आता है। रंगते हुए या फिर क्लिक करते हुए काफ़ी सावधानी बरतें। 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब से मनाया जा रहा है आप ईयर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो भी कैंडिडेट इस पेपर को देख रहे हैं उनके लिए मैंने सॉल्व किया है और वो इसे मैच करा सकते हैं। तो ये जो 110 नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ता हूँ। प्रेजेंटली द मुख्य राजभाषा अधिकारी ऑन साउथ ईस्टर्न रेलवे।
एजीएम होगा, पीसीई होगा, पीसीई होगा या फिर पीसीपीओ होगा। ठीक है, तो ये मुख्य राजभाषा अधिकारी का जो टेन्यूर होता है वो 1 साल के लिए होता है। हर अधिकारी के पास ये चेंज होता रहता है। तो मुझे नहीं पता कि ये अभी किसके पास है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो भी कर्मचारी हैं और तैयारी करते हैं, जो उनको पता है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि दूसरे लोगों को बेनिफिट हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें यानी कि प्रेस करें, ताकि इसी तरह के रेलवे एलडीसी एग्जाम के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को आप सबसे पहले आपको मिल सके या आप देख सकें और उनको शेयर कर सकें। उसके लिए ये करना जरूरी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लास्ट तक बने रहें, तो आप में बहुत सारे गुण हैं, आप उसे कंटिन्यू करें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ईमानदारी से काम करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए हम रेलवे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। बाय।